जब किसी अदालत के सामने कोई सबूत पेश किया जाता है ना, तो मान लीजिए अपराध स्थल से मिला कोई खून से सना हथियार है या या फिर आज के ज़माने का कोई स्मार्टफ़ोन जिसमें बहुत अहम चैट्स हों। हाँ बिल्कुल, या कोई डीएनए सैंपल ही हो, तो जज को ये कैसे पता चलता है कि वो सबूत एकदम असली है? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मतलब ये कैसे साबित होता है कि जो चीज अपराध स्थल पर मिली थी, ठीक वही चीज महीनों या सालों बाद जज के सामने रखी है? और बीच के समय में उसके साथ कोई अदला बदली या छेड़छाड़ नहीं हुई है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में शायद बहुत तकनीकी लगे, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति की आजादी और न्याय के बीच की सबसे अहम कड़ी है। सही कहा। देखें, ये पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है। न्याय की अदालत में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि सबूत क्या है, बल्कि ये साबित करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि वो सबूत अदालत तक किस रास्ते से और किन हाथों से होकर पहुंचा है। मतलब सबूत का सफर कैसा रहा है? बिल्कुल। अगर उस सफर में कोई भी अज्ञात मोड़ है, कोई ऐसा वक्त है जिसका हिसाब नहीं है, तो सबसे मजबूत दिखने वाला सबूत भी अदालत में खारिज हो सकता है। तो आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम इसी सफर को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जी, ये बहुत जरूरी विषय है। और आज का जो मुख्य विषय है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएसएस भी कहते हैं। उसकी धारा 193 के तहत चेन ऑफ कस्टडी। हाँ, चेन ऑफ कस्टडी यानी कस्टडी के अनुक्रम की नई और अनिवार्य व्यवस्था। बिल्कुल। मैं बता दूं कि इस चर्चा का आधार उच्च न्यायालय प्रयागराज के विद्वान अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी, सहायक अधिवक्ता रोहन तिवारी जी, अविनाश साहू जी और अमन बाजपेयी जी द्वारा साझा किए गए बेहतरीन और विश्लेषणात्मक नोट्स हैं। उनके नोट्स ने इस विषय की बहुत गहरी समझ दी है। हाँ, तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे ये नया कानून पुलिस की जांच के तरीकों को जड़ से बदल रहा है और सबूतों की पवित्रता को कैसे सुरक्षित कर रहा है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, इस विषय की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि ये बदलाव केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये न्याय के मौलिक सिद्धांतों को आज के इस डिजिटल और वैज्ञानिक युग के अनुकूल बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की तरफ देखें, हाँ, तो उसकी धारा 173(2) आई। उसमें मुख्य रूप से ये बताया जाता था कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट, जिसे हम आम भाषा में चार्जशीट कहते हैं, हाँ, उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे अपराध का विवरण, गवाहों के नाम और सबूतों की सूची। सही कहा, लेकिन मनीष शुक्ला जी और रोहन तिवारी जी का नोट्स ये स्पष्ट करते हैं कि अब परिदृश्य बदल चुका है। बिल्कुल बदल गया है। नए कानून बीएनएसएस 2023 की धारा 193(3) आई ने इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण शर्त जोड़ दी है। और वो भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए। हाँ, अब पुलिस रिपोर्ट में सीक्वेंस ऑफ कस्टडी यानी कस्टडी का अनुक्रम ये लिखना पूरी तरह से अनिवार्य हो गया है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ कस्टडी या कस्टडी का अनुक्रम असल में एक जीवन चक्र की तरह है। एक लाइफ साइकिल। जी, एक लाइफ साइकिल। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वैज्ञानिक साक्ष्य जब्त किया जाता है, ठीक उस पल से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक वो साक्ष्य किस किस व्यक्ति की अभिरक्षा में रहा, इसका पूरा प्रलेखित विवरण यानी डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब जांच अधिकारी को अब लिखित में देना होगा? बिल्कुल, लिखित में देना होगा कि साक्ष्य कब और किसने एकत्र किया, उसे थाने के मालखाने में कब जमा किया गया, वहां से उसे फॉरेंसिक लैब तक कौन ले गया, लैब में उसे किसने रिसीव किया और जांच के बाद वो वापस कैसे आया। हर एक कदम का हिसाब। ये तो किसी बेहद संवेदनशील पार्सल को ट्रैक करने जैसा हो गया है। हाँ, एकदम वैसा ही। जहां हर एक चेक पॉइंट पर यह दर्ज होता है कि पार्सल इस वक्त किसके हाथ में है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन अगर हम इसे व्यावहारिक धरातल पे देखें तो भारत जैसे देश में जहां पुलिस पर मुकदमों का भारी बोझ है, सही बात, थानों में मैन पावर की कमी है, वहां हर एक सबूत के हर एक मिनट का हिसाब रखना, क्या ये जांच प्रक्रिया को बहुत ज्यादा धीमा नहीं कर देगा? देखिए, मतलब क्या ये एक ऐसा आदर्श नियम नहीं है जिसे जमीन पर उतारना लगभग असंभव है? ये सवाल बहुत लाजमी है और जांच एजेंसियों के नजरिए से मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी चुनौती भी है। शुरुआत में ये एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर लग सकता है। हाँ, कागजी काम बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। इसका एकमात्र उद्देश्य साक्ष्य की शुद्धता, अखंडता
और प्रामाणिकता को बनाए रखना है। क्योंकि आज के सबूत पहले जैसे नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। आज के समय में सबूत सिर्फ लोहे के हथियार नहीं है। आज सबूत एक हार्ड ड्राइव है, एक स्वैप पर लगा पसीने का कतरा है। इनमें छेड़छाड़ करना, डेटा डिलीट करना या संदूषण, जिसे हम कंटैमिनेशन कहते हैं, वो होना बहुत आसान है। पलक झपकते ही डेटा बदल सकता है। सही कहा। अगर पुलिस ये साबित नहीं कर पाती कि उस हार्ड ड्राइव को किसने और कब छुआ, तो कोई भी बचाव पक्ष आसानी से ये दलील दे सकता है कि पुलिस ने खुद उसमें फाइलें प्लांट की हैं। अरे हाँ, ये तो बचाव पक्ष का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसीलिए ये सख्त नियम जांच को धीमा करने के लिए नहीं है, बल्कि जांच को अदालत में टिके रहने लायक बनाने के लिए है। मतलब ये मेहनत जांच अधिकारी को अदालत में हारने से बचाने के लिए ही है। 100%। ये बात मुझे सीधे डीएनए साक्ष्यों की तरफ ले जाती है। मैंने अविनाश साहू जी के नोट्स में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र पढ़ा है जी। और यहाँ ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब हम देखते हैं कि असल जिंदगी के मामलों में जब ये कस्टडी की चेन टूटती है तो कैसे पूरा का पूरा केस पलट जाता है। बिल्कुल पलट जाता है। जैसे प्रकाश निषाद उर्फ केवट जिंक निषाद बना महाराष्ट्र राज्य मामले को ही लें। इस केस में डीएनए सबूत होने के बावजूद अदालत ने उसे संदिग्ध मान लिया था। प्रकाश निषाद का मामला इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि अदालतें वैज्ञानिक साक्ष्यों को किस नजरिए से देखती हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गहराई से जांच प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया था। अभियोजन पक्ष के पास डीएनए रिपोर्ट तो थी ना? रिपोर्ट तो थी, लेकिन वो ये साबित करने में विफल रहे कि अपराध स्थल से जो सैंपल उठाया गया था वो सुरक्षित तरीके से लैब तक कैसे पहुंचा। बीच का रास्ता गायब था। हाँ, सैंपल को लैब भेजने में देरी हुई थी और उस बीच वो सैंपल कहाँ था, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था उनके पास। और डीएनए जैसी चीज के साथ तो ये बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। अगर एक खून का नमूना या स्वैब सामान्य तापमान पर कई दिनों तक किसी मालखाने के कोने में पड़ा रहे तो वो प्राकृतिक रूप से खराब हो सकता है। बिल्कुल। उस पर फंगस लग सकती है या किसी दूसरे सबूत के संपर्क में आने से वो दूषित हो सकता है। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित की। अगर नमूनों को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने में देरी होती है और उस दौरान उसकी कस्टडी का रिकॉर्ड नहीं होता तो संदेह तो होगा ही। गहरा संदेह पैदा हो जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही आपके पास एक पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट हो, लेकिन अगर उस रिपोर्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया यानी चेन ऑफ कस्टडी वही संदिग्ध है तो केवल उस रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमन बाजपेयी जी के नोट्स में कट्टावेलई उर्फ दिवाकर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का जिक्र है। ओहो, वो तो एक लैंडमार्क केस है। हाँ, जो मेरी नजर में जांच प्रक्रिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ पुलिस की गलती नहीं निकाली बल्कि आगे के लिए एक बहुत सख्त रूल बुक तैयार कर दी। बिल्कुल, अदालत ने 48 घंटे का एक कड़ा नियम लागू कर दिया था। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगी? जरूर। इस फैसले ने जांच के मानकों को पूरी तरह बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए कि डीएनए साक्ष्य को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे पैक और सील करना है। और सबसे अहम बात, उसे इकट्ठा करने के 48 घंटे के भीतर किसी भी हालत में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल भेजना अनिवार्य है। 48 घंटे का ये नियम इसलिए भी महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि ये पुलिस के पास साक्ष्यों को दबाकर रखने या अपनी सुविधा के अनुसार लैब भेजने के विकल्प को खत्म कर देता है। एकदम सही। और इसी फैसले में अदालत ने हर कदम पर चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर बनाए रखने की बात भी कही थी। चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर? जी, उस रजिस्टर का महत्व ही यही है कि वो हर एक हस्तांतरण का, हर एक ट्रांसफर का दस्तावेजीकरण करता है। मतलब हर बार जब सबूत हाथ बदलेगा तो लिखा जाएगा। मान लीजिए अपराध स्थल से एक पुलिस कांस्टेबल ने सबूत उठाया, उसने उसे मालखाने के इंचार्ज को सौंपा, तो रजिस्टर में कांस्टेबल के हस्ताक्षर होंगे कि उसने सबूत दिया और इंचार्ज के हस्ताक्षर होंगे कि उसने सबूत किस हालत में रिसीव किया। और फिर लैब जाते वक्त भी? बिल्कुल। फिर जब वो सबूत लैब जाने के लिए किसी दूसरे अधिकारी को दिया जाएगा तो फिर से उस रजिस्टर में एंट्री होगी। अदालत के सामने वो रजिस्टर ये गवाही देता है कि सबूत ने अपना सफर सुरक्षित तय किया है। ये तो बात हो गई डिजिटल और डीएनए साक्ष्यों की। लेकिन अगर हम बातचीत का रुख मादक पदार्थों यानी नारकोटिक्स एनडीपीएस मामलों की तरफ करें, वहां तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। हाँ, वहां ये चेन ऑफ कस्टडी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि कहीं से 100 किलो गांजा या 5 किलो हेरोइन पकड़ी गई। हाँ। पुलिस मीडिया के सामने वो माल दिखाती है, लेकिन अदालत में उस पूरी 100 किलो खेप की जांच नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं।
जांच के लिए सिर्फ एक छोटा सा सैंपल लैब जाता है। बस कुछ ग्राम का। कि अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो मादक पदार्थों के मामलों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उम्र कैद या फांसी जैसी कड़ी सजा के प्रावधान जुड़े होते हैं। हाँ। ऐसे में अदालतों का रवैया साक्ष्यों को लेकर बेहद सख्त होता है। आपने सही कहा कि जांच के लिए केवल कुछ ग्राम का नमूना ही फोरेंसिक लैब जाता है। तो इसमें अभियोजन के सामने एक चुनौती क्या आती है? अब अभियोजन पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करना होती है कि जो 50 ग्राम का नमूना लैब में टेस्ट हुआ वो उसी 100 किलो की खेप का हिस्सा था जो अभियुक्त के पास से बरामद हुई थी। और यहीं पर अक्सर केस उलझ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बचाव पक्ष के वकील हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस ने जो सैंपल लैब भेजा वो अभियुक्त से बरामद किया हुआ माल था ही नहीं। वो कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी तरफ से कोई नशीला पदार्थ लैब भेज दिया ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। हाँ, ये बहुत आम दलील है। और इसी संशय को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य बनाम दौलत राम का मामला बहुत अहम है। साफ कर दिया कि जब्त किए गए नमूने से लेकर उसके विश्लेषण तक की हर एक कड़ी को अभियोजन द्वारा बिना किसी संदेह के साबित किया जाना चाहिए। कोई भी कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बीच में कोई एक भी कड़ी गायब है, मसलन जिस सिपाही ने मालखाने से लैब तक सैंपल पहुंचाया, अगर अदालत में उसकी गवाही नहीं होती या उसके पास ड्यूटी का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं होता, तो पूरी चेन टूट जाती है और केस वहीं खत्म। मैंने विजय पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी यही पैटर्न देखा था। हाँ, वो भी एक बहुत सटीक उदाहरण है। वहां अभियोजन पक्ष के हाथ में एफएसएल की रिपोर्ट थी जो कह रही थी कि पदार्थ मादक है। पुलिस को लगा कि रिपोर्ट आ गई मतलब केस जीत गए, लेकिन अदालत ने उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कस्टडी की चेन साबित नहीं हो पाई थी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो जांच एजेंसीज में अक्सर देखी जाती है कि एफएसएल रिपोर्ट सब कुछ साबित कर देगी। रिपोर्ट ही भगवान है ऐसा सोचते हैं। हाँ, लेकिन विजय पांडे मामले ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि केवल एफएसएल रिपोर्ट हाथ में होना काफी नहीं है। अभियोजन को ये सिद्ध करना होगा कि जो नमूना लैब में भेजा गया था उसकी सील पूरी तरह से सुरक्षित थी, मतलब अक्षुण्ण थी, और कस्टडी की चेन पूरी तरह से स्पष्ट थी। बिल्कुल। अगर सील से छेड़छाड़ का जरा सा भी अंदेशा है तो लैब की रिपोर्ट चाहे जो भी कहे उसका कोई कानूनी मूल्य नहीं रह जाता। अदालत क्या मानती है फिर? अदालत ये मान लेती है कि नमूने को बदल दिया गया है या उसमें मिलावट की गई है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब अगर हम इन तमाम ऐतिहासिक फैसलों, अधिवक्ताओं के नोट्स और नई बीएनएसएस के प्रावधानों को एक साथ रखकर देखें तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली किस दिशा में जा रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के निष्कर्षों को आधार बनाएं तो ये स्पष्ट होता है कि बीएनएसएस की धारा 193(3) के तहत सीक्वेंस ऑफ कस्टडी को शामिल करना ये विधायिका का एक बहुत ही संतुलित और दूरदर्शी कदम है। इसका सबसे बड़ा असर जांच अधिकारी की जवाबदेही पर पड़ेगा। आप वो बहाने नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं। अब एक जांच अधिकारी अदालत में ये कहकर नहीं बच सकता कि मुझे याद नहीं कि वो सबूत उस दिन किसके पास था। उन्हें सब कुछ लिखना होगा। उसे अपनी चार्जशीट में पूरी कहानी लिखनी होगी। साक्ष्य कब लिया गया, किसने लिया, किस परिस्थिति में लिया, कैसे सुरक्षित रखा, लैब में कब और किसके जरिए भेजा, और अदालत में पेश होने तक वो किसके पास था। बिल्कुल, ये सब अनिवार्य है अब। और अगर हम इसे एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के नजरिए से देखें तो ये नियम एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है, लेकिन सकारात्मक अर्थों में। वो कैसे? एक तरफ ये पुलिस को मजबूत करता है कि अगर उन्होंने अपना काम सही से किया है, सारा रिकॉर्ड रखा है, तो कोई भी अपराधी तकनीकी कमियों का फायदा उठाकर छूट नहीं पाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और दूसरी तरफ ये अभियुक्त यानी एक्यूज्ड के अधिकारों की एक बहुत बड़ी ढाल है। फेयर ट्रायल। बिल्कुल। निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सही बात। ये नियम सुनिश्चित करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे सबूतों के आधार पर सजा न हो जिनके साथ किसी स्तर पर कोई छेड़छाड़ की गई हो या उन्हें प्लांट किया गया हो। तो ये पुलिस की मनमानी या लापरवाही पर एक बहुत सख्त कानूनी ब्रेक लगाता है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि न्याय प्रणाली अब सिर्फ इस बात पर विश्वास नहीं करती कि आपने उसके सामने क्या पेश किया है जी, वो इस बात पर भी उतनी ही पैनी नजर रखती है कि वो सबूत अपराध स्थल से लेकर अदालत के कटघरे तक का सफर कैसे तय करके आया है। और उसी सफर का पूरा ब्यौरा चेन ऑफ कस्टडी है। बिल्कुल। और नए कानून ने इस ब्यौरे को चार्जशीट का एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा बना दिया है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। ये सच है।
लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। वो क्या? हमने इस पूरी चर्चा में भौतिक साक्ष्यों, डीएनए सैंपल्स और हार्ड ड्राइव या मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात की। हाँ, फिजिकल चीजों की। कानून ने इनके लिए तो कस्टडी की चेन को बहुत मजबूती से परिभाषित कर दिया है। लेकिन आज की तकनीक एक अलग ही दिशा में जा रही है। सुनने वालों के लिए ये विचार करने योग्य बात है कि भविष्य में जो पूरी तरह से क्लाउड आधारित डिजिटल साक्ष्यों की बात आएगी। क्लाउड आधारित मतलब जो इंटरनेट पर सेव्ड हैं। हाँ, जैसे किसी विदेशी सर्वर पर सेव किया गया कोई डेटा या रियल टाइम में बदलने वाले डिजिटल फुटप्रिंट्स, जिन्हें तो दुनिया के किसी भी कोने से पल भर में हैक किया जा सकता है। बिल्कुल, या बिना कोई निशान छोड़े बदला जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? क्या कोई रजिस्टर, कोई हैश वैल्यू या कोई कागजी रिकॉर्ड उनकी प्रामाणिकता को 100% सुरक्षित रख पाएगा? ये तो एक बहुत बड़ा तकनीकी चैलेंज है। तकनीक और कानून की इस अंतहीन दौड़ में, जहां तकनीक हमेशा कानून से एक कदम आगे रहती है, असली जीत किसकी होगी ये देखना अभी बाकी है। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे अपराध का स्वरूप बदल रहा है, सबूतों का स्वरूप भी अमूर्त होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे में कानून को केवल आज की चुनौतियों से नहीं बल्कि कल की संभावनाओं से भी लड़ना होगा। सही बात है। इस विषय ने ये तो साबित कर दिया है कि न्याय की प्रक्रिया में हमेशा सवाल पूछने, नई तकनीक को समझने और जानकारी की गहराई में उतरने की गुंजाइश बनी रहती है। जी बिल्कुल बनी रहती है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इस सफर को डिकोड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए और ऐसे ही नई जानकारी खोजते रहिए।